वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। फैली हुई चींटियों को मारने के लिए कोरियाई गिल्ड को 2 दिन लग गई, जबकि चाइना के नेवी ऑफिसर को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि चींटियां उनके चाइनीज ओशियन तक पहुंच गई हैं और उन चींटियों को संभालने में वो लोग 2 दिन से सोए भी नहीं हैं। तभी एक ऑफिसर बताता है कि चींटियां बिल्कुल करीब आ गई हैं और वो उनकी रेंज में भी हैं। ऑफिसर उन पर अटैक्स करने का ऑर्डर मांगता है, लेकिन उनका हेड मना कर देता है क्योंकि उनके पास एक ऐसा ताकतवर हंटर है जो उनको अकेले ही संभाल सकता है। हम जहाज पर खड़े एक डबल स्वॉर्ड मैन हंटर को देखते हैं जो चींटियों के पास आने का इंतजार कर रहा है। ये एक नेशनल लेवल हंटर लिu जिगैंग है। उनके करीब आते ही हंटर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जोर से स्विंग करता है, जिससे एक फायर फ्लैश निकलता है और वो उन सभी एंट को लपेटे में ले लेता है और चींटियां बुरी तरह से जलने लगती हैं और एक एक करके समुद्र में गिरने लगती हैं। हंटर अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखता है और उसे लगता है कि अगर एंट संगजिनवू से भिड़ती तो शायद जिंदा बच जाती, लेकिन उसके खुद के मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम अमेरिका के एक होटल में एक लोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो नेशनल लेवल हंटर के पास खड़ी हुई है। ये वही हंटर है जो चेयरमैन को से मिला था। वो जिनवू की फाइट देखते हुए बोला, हे लोरा, तुम्हें क्या लगता है उस डंजन के बारे में जिसमें ताशिक और डेंगसू मारे गए थे? क्या तुम भी ऐसा मानता है कि उनको जिनवू ने मारा है? अगर ऐसा हुआ तो डोंगसू सुंग जिनवू से बदला जरूर लेगा और मेरा उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि मुझे उस लड़के से जरूर मिलना है। ये है स्क्वेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर थॉमस आंद्रे। इसकी गिल्ड पूरे यूएसए को ऑपरेट करती है और इसकी गिल्ड में सबसे ज़्यादा एस रैंक हंटर शामिल हैं। और तो और इसकी गिल्ड के हंटर दूसरे देश में जाकर अपनी मर्जी से किसी डंजन को क्लियर भी कर सकते हैं और वांग डोंगसू भी इसी गिल्ड का हिस्सा है। लोरा पूछती है कि अगर उन दोनों में फाइट हो गई तो आंद्रे क्या करेगा, जिस पर आंद्रे कहता है, लोरा, अभी तुम मुझको जानता नहीं है। डोंगसू स्क्वेंजर गिल्ड का हंटर है और स्क्वेंजर गिल्ड मेरे हाथों में है और अगर कोई मेरे हंटर्स को चोट पहुंचाएगा तो मैं उसको कभी माफ नहीं करेगा, अब चाहे इसमें यूएसए का गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। जेजू आइलैंड की तीसरी रात को नाइट गिल्ड के हंटर और सोल्जर आइलैंड पर एसेंट स्टोन कलेक्ट करने आते हैं तो पार्क अपने साइड किक को एक कहानी सुनाने लगता है कि एक बार एक बेचारा लड़का हुआ करता था। वो जी जान लगाकर मेहनत करता था ताकि वो ओलंपिक में खेलकर एक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए। उसने ऐसा करने के लिए डोपिंग टेस्ट भी पास कर लिया था और वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसकी किस्मत को उसका सपना मंजूर नहीं था और एक माना डिटेक्टर मशीन ने उसको पकड़ लिया और उसको ओलंपिक में नहीं जाने दिया। ये कहकर पार्क रोने लगता है तो साइड किक समझ गया कि ये अपनी कहानी सुना रहा है। पार्क ने आगे बताया कि फिर उस लड़के ने अपने सपने को बदल दिया और एक नई शुरुआत की। उसने कोरिया की बेस्ट गिल्ड को ज्वाइन कर लिया और अब वो एसेंट स्टोन के बलबूते देश की एक अच्छी गिल्ड बनाएगा। साइड किक उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, जबकि एक हंटर लड़की उसकी कहानी सुनकर पक चुकी है। पार्क साथ में आए लोगों को आराम से काम निपटाने को बोलता है और यकीन दिलाता है कि वहां पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तभी साइड से एक एंट उसको झांक कर देखती है तो पार्क एक ही झटके में उसकी गर्दन को काट देता है। पार्क डरे हुए लोगों को समझाता है कि भले ही उसके साथ कम हंटर आए हों, लेकिन वो सब उनको कोई खरोंच तक नहीं आने देंगे। तभी साइड किक और हंटर्स किसी को हैरानी से देखते हुए डर जाते हैं। वो एक मोनार्क था जो खतरनाक तरीके से चलता हुआ उनके पास आ रहा है। पार्क सोचता है कि यहाँ पर तो हंटर्स, सोल्जर और एसोसिएशन के लोग हैं, तो ये बंदा है कौन? एक डरता हुआ सोल्जर उस पर फायर करने वाला था कि पार्क उसको रोक देता है और कहता है कि ये कोई मैजिक बीस्ट नहीं है क्योंकि वो इंसानों जैसा ही दिख रहा है। तभी वो मोनार्क किसी अदर लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है।
पार्क उसकी भाषा को समझ नहीं पाया और अचानक से वहां पर एक चुटकी बजती है और सारे के सारे हंटर एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। वो एक दूसरा मोनार्क था जो किसी भूत जैसा दिखाई दे रहा था। हाँ मालूम है, इसको फ्रोस्ट मोनार्क द किंग ऑफ स्नोफॉल भी बोलते हैं। उसने कहा, अभी हमारे पास इंसानों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। क्या तुमने सेंस नहीं किया कि ये उसी की पावर थी? समझ नहीं आता कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। जिस पर पहला मोनार्क बोला, अगर तुम्हें इतनी ही बेसब्री है तो डायरेक्ट उसी से ही जाकर पूछ लो ना। उस कमीने ने सारी चींटियों को गाजर मूली की तरह काट रखा है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आपको बता दूं कि ये जिन्वू के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी वो भूतिया मोनार्क अपने हाथ से जादू टोना करता है और एक पोर्टल खोल देता है। तो पहला मोनार्क कहता है, हमारे में से एक ही बचा हुआ है, क्यों ना हम जाने से पहले एक दो को टपका कर चलें। भूतिया मोनार्क ने कहा, ज्यादा बकवास मत करो, ये साउथ कोरिया का गेट है, अब चलो यहाँ से, वो अकेला ही संभाल लेगा। पहला मोनार्क बोला, मुझे पता है कि तू इसीलिए भाग रहा है क्योंकि लड़ाई करने में तेरी फटती है। वहां से जाते हुए भूतिया मोनार्क बोला, तुझे जिस तरह मरवानी है तू मरवा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। भूतिया मोनार्क गायब हो जाता है और पहले मोनार्क को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने बेहोश पड़े पार्क को देखते हुए कहा, वो हरामी सही कह रहा है, अभी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोलकर मोनार्क अपने पंजे से एक पोर्टल ओपन करता है और एक छलांग मारकर उसके अंदर चला जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। अगले दिन हम जिन्वू को देखते हैं जो रेड में मर चुके हंटर के फ्यूनरल में आया था और उनमें मिन बयांग्यू भी शामिल था। रिपोर्टर जिन्वू के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो रेड को पहले ही ज्वाइन कर लेता तो इतने सारे काबिल हंटर की जान नहीं जाती। जिन्वू देखता है कि वहां पर बयांग्यू की माँ भी है और वो रो रही है, जिनको देखकर जिन्वू को भी दुख होता है। तभी जिन्वू के पास बैकी आता है और वो जिन्वू को रेड में टाइम पर आने के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो सब उसी वक्त मारे गए होते। और इतना बोलकर अपना बैकी बयांग्यू की बात और उसकी मौत को याद करके रोने लगता है। चाहे इनकी नज़र जैसे ही जिन्वू से मिलती है तो वो नजरें चुरा लेती है और अपनी गर्दन फेर कर ब्लश करने लगती है। जिन्वू उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। 5th जेजू आइलैंड रेड में 8,801 हंटर ज्वाइन हुए थे, जिनमें से 64 अवेकनर्स और 32 आम हंटर मारे गए थे। इसके बाद जिन्वू चेयरमैन गो के साथ बैठकर बात कर रहा है और गोगुन ही पूछ रहे हैं कि क्या जिन्वू ने अपना कोई बीस्ट आइलैंड पर रखवाली के लिए रखा था, क्योंकि माइनिंग टीम और नाइट गिल्ड के ए रैंक और बी रैंक के हंटर वहां पर बेहोश पाए गए थे। यहाँ पर उन मोनार्क के बारे में बात हो रही है जिन्होंने पार्क और उसकी टीम को सुला दिया था, लेकिन जिन्वू साफ मना कर देता है कि उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। तो वो दोनों समझ नहीं पाते कि वहाँ आइलैंड पर आखिर था कौन। इसके बाद उनकी बातें खत्म हो जाती हैं और जिन्वू वहां से जाने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो एक बंदा जिन्वू को रोक लेता है और कहता है, हेलो मिस्टर संग जिन्वू, मैं यूएसए के हंटर ब्यूरो का सीनियर एजेंट एडम वाइट हूँ। वैसे आप मुझे खाली एडम भी बोल सकते हैं और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर रोका। मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस में भी गया था, लेकिन आप मुझे वहाँ पर नहीं मिले, मगर आपका नौकर जरूर मिला था। ये सुनकर जिन्वू को याद आता है कि उस दिन जिनी इसी के बारे में बात कर रहा था। एडम ने बताया कि वो जिन्वू को एक खुफिया जानकारी देना चाहता है, लेकिन जिन्वू समझा नहीं कि खुफिया जानकारी उसे क्यों दी जा रही है। तो एडम ने कहा कि ऐसा करके उनको भी फायदा होगा और वो इस खुफिया जानकारी को बहुत कम या फिर गिने चुने लोगों को ही देते हैं। एडम जिन्वू को अपनी गाड़ी में ले जाना चाहता है और बाकी की बातें जिन्वू को डिप्टी डायरेक्टर बताएंगे। गाड़ी में बैठते हुए एडम जिन्वू को हल्की फुल्की जानकारी देता है कि वो जिन्वू की ताकत को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसा कि जिन्वू ने पहले कभी सुना भी होगा।
इसके बाद एडम की गाड़ी ऑफिस में पहुंच जाती है और डिप्टी डायरेक्टर माइकल जिन्वू से जान पहचान करते हैं और वो सब आराम से बैठकर बात करते हैं। एडम एक फाइल दिखाते हुए बोला कि अपग्रेड वाले प्रोसेस में 1 या 2 साल का टाइम लगता है, लेकिन बाकी के हंटर के मुकाबले आपको छूट दी जाएगी। मिस्टर संग जिन्वू, सिर्फ हमारी एक ही शर्त है, बस आपको इस बात पर एग्री होना है कि आप एक अमेरिकन हंटर हैं। जिन्वू सोचता है कि एडम ने तो बोला था जानकारी देनी है, लेकिन ये तो उंगली बोलकर हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्वू पूछता है कि क्या सच में वो किसी की पावर को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ रीअवेकनिंग के टाइम पर ही हो सकता है। तो माइकल एडम से किसी सेलेनर नाम की लेडी को बुलाने के लिए कहता है और वो लेडी रूम में एंटर कर जाती है और जैसे ही लेडी अंदर आती है तो डिप्टी उसकी पहचान करवाते हुए बोला, मिस्टर संग जिन्वू, ये है मिसेज नोर्मा सेलेनर और इनके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो हंटर की ताकत को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन जिन्वू को वो लेडी कुछ डिफरेंट लग रही है और जिन्वू उलझन में पड़ा हुआ उसे ही देखे जा रहा था। नोर्मा उसे नोटिस करती है और अपनी टोपी को साइड में रखती है और उसे घूरते हुए कहती है कि हर कोई उससे पहली बार मिलने पर देखता ही रह जाता है और जब जिन्वू उससे पावर लेगा तो उसे इतना अच्छा लगेगा कि वो और मांगेगा। नोर्मा पेस्ट्री खाते हुए बताती है कि एक हंटर की ताकत जागने के बाद आगे नहीं बढ़ती जब तक कि हंटर दूसरी बार अवेकन नहीं हो जाता, लेकिन उसकी एबिलिटी इस नियम को तोड़ती है और हंटर की ताकत को बढ़ा देती है। जिन्वू को लेडी की बातों पर भरोसा नहीं होता तो माइकल जिन्वू को यकीन दिलाता है कि नोर्मा सही कह रही है और अपनी एबिलिटी का एक बार इस्तेमाल करने पर उसको एक लंबे ब्रेक पर जाना पड़ता है, इसीलिए वो साल में 2 या 3 हंटर को ही ताकतवर बना सकती है। यार, मुझे लगता है कि डोंगसू भी इसी चक्कर में कोरिया से अमेरिका में भाग आया है। जिन्वू के पूछने पर नोर्मा ने बताया कि उसकी एबिलिटी अलग अलग हंटर में अलग तरह से 3 स्टेज में काम करती है और उनकी ताकत को 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। जिन्वू को लेडी की ताकत पसंद आती है तो माइकल ने बताया कि नोर्मा किडनैप ना हो जाए, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी टाइट रहती है और वो लोग नोर्मा को अच्छी खासी रिश्वत खिलाते हैं। तो नोर्मा उनके चुने हुए हंटर को स्ट्रॉन्ग बना देती है। माइकल जिन्वू को फंसाते हुए कहता है कि उसको नोर्मा की पावर फोकट में मिल सकती है अगर जिन्वू उनकी ब्यूरो गिल्ड को ज्वाइन करता है तो, और ज्वाइन करते ही जिन्वू उनका खास बन जाएगा और वो जिन्वू का फायदा भी करवाएंगे बड़े बड़े डंजन दिलवाकर। पेस्ट्री को साइड में करते हुए नोर्मा ने कहा कि जिन्वू पर कोई दबाव नहीं है जल्दी फैसला लेने का, वो आराम से इस बारे में सोच सकता है और बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस जिन्वू को ज्वाइन होने के लिए हाँ बोलनी है। जिन्वू सोचने लगता है कि इन लोगों को लेडी की ताकत पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो वो ताकत दोबारा मांगने की बात बोल रहे हैं। तभी नोर्मा जिन्वू का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में गौर से देखने लगती है। ये उसकी एबिलिटी का पहला स्टेज है और उसे लगता है कि जिन्वू ताकत लेने के बाद अभी के अभी ज्वाइनिंग एग्रीमेंट पर भी साइन कर देगा, क्योंकि जिन्वू ने जेजू आइलैंड रेड को ऐसी पावर से जीता था जो किसी के पास नहीं थी। इतना सोचते हुए नोर्मा जिन्वू के अंदर चली जाती है और उसने देखा कि वो घुप काले अंधेरे में खड़ी हुई है। उसने इधर उधर देखा तो उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है और जब उसने ध्यान से देखा तो वहां पर कोई था जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखों को देखकर नोर्मा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। हालात को देखते हुए वहां खड़े गार्ड जिन्वू को गन पॉइंट पर ले लेते हैं तो माइकल उनको ऐसा करने से रोकता है और नोर्मा की खैरियत पूछने को बोलता है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है तो माइकल जिन्वू से अपने गार्ड की गुस्ताखी के लिए माफी मांगता है और गार्ड के पास जाकर उसको धमकाते हुए बोला, अबे साले, तुझे पता नहीं कि ये कौन है? शुक्र मना कि ये हरकत तूने थॉमस आंद्रे या ल्यू जिगैंग के सामने नहीं की, वरना तू अभी जिंदा नहीं बचता। माइकल नोर्मा को डरी हुई देखकर उसकी हालत के बारे में पूछता है, लेकिन नोर्मा चुप रहती है।
तो माइकल जिन्वू को कहता है कि अभी नोर्मा की तबीयत खराब है, इसलिए वो मीटिंग को फिलहाल के लिए टाल देते हैं और माइकल एडम को बोलता है कि वो जिन्वू को बाहर तक छोड़ आए। जिन्वू के चले जाने पर माइकल नोर्मा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, तो नोर्मा कांपते हुए बताती है कि उसकी पावर इतनी है कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। जिस पर माइकल को शक हुआ कि क्या जिन्वू की ताकत नेशनल लेवल हंटर के बराबर है, तो नोर्मा अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है कि उसे नहीं पता कि जिन्वू नेशनल लेवल हंटर है या नहीं, मगर उसकी ताकत बहुत अलग है, इतनी अलग कि नोर्मा उसको पहली बार महसूस कर रही थी। नोर्मा ने कहा कि जब उसने अंदर उन आंखों को देखा तो वो भी उसे ही घूर रही थी, लेकिन ये आंखें जिन्वू की नहीं थी बल्कि एक अंधियारे की थी। अंधियारा मीन्स डार्कनेस, और नोर्मा को लगता है कि जिन्वू के पास इतनी डार्क एनर्जी है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, मतलब एंडलेस डार्कनेस। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।